हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज हाई स्कूल के बायोलॉजी में जो पहला अध्याय है लाइफ प्रोसेस, उसके तीसरे टॉपिक के बारे में। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। अब तीसरे टॉपिक के बारे में जो हमें पढ़ना है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में है। फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम को जानने से पहले ब्लड के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सर्कुलेशन के दौरान हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का ही सर्कुलेशन होता है। अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले ब्लड के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, ये न केवल हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बल्कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्लड से रिलेटेड कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड अर्थात रुधिर के बारे में है। रुधिर को हम रक्त भी बोलते हैं और उर्दू में इसे हम खून भी बोलते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, अब हम ब्लड की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले तो ब्लड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं। ये ब्लड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ब्लड में विभिन्न प्रकार के अवयव उपस्थित होते हैं। जितने भी आप लिक्विड पदार्थ देख रहे हैं डाट डाट से प्रदर्शित किया गया है, इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त ये जो रेड सेल्स है इसको हम आरबीसी बोलते हैं, और ये जो व्हाइट है बीच में इसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है इसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्लड में ये चारों चीजें उपस्थित होती हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम रुधिर की परिभाषा के बारे में देखते हैं कि वास्तव में ब्लड की परिभाषा क्या होती है। तो ब्लड की परिभाषा के बारे में हम ध्यान देते हैं। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, अर्थात एक तरल संयोजी ऊतक होता है या जल से कुछ भारी, चिपचिपा, स्वाद में नमकीन तथा क्षारीय पदार्थ होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है या जल से कुछ भारी, चिपचिपा, स्वाद में नमकीन तथा क्षारीय पदार्थ होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर हम ब्लड के पीएच मान की बात करें तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.3 से 7.5 होती है। यानी हम कह सकते हैं जो रुधिर का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो ये ब्लड की परिभाषा थी। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि रुधिर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं। तो कंपोनेंट्स आप ब्लड के बारे में बात करते हैं, यानी रुधिर के घटक के बारे में बात करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, रुधिर को दो भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स यानी रुधिर कणिकाएं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, रुधिर में यदि एक बूंद रुधिर है तो उसमें प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है और ब्लड सेल्स अर्थात रुधिर कणिकाओं की मात्रा 45% होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा तो अकेले ही होता है फ्रेंड, लेकिन ब्लड सेल अर्थात रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा क्या होता है, इसका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लड सेल्स क्या होते हैं, रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, इसका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम देखते हैं। पहले हम प्लाज्मा के बारे में डिटेल में देखते हैं, उसके बाद ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि रुधिर के कंपोनेंट्स में उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। आपको ये भी बताया गया है फ्रेंड कि प्लाज्मा की मात्रा रुधिर में 55% होती है और ब्लड सेल्स की मात्रा रुधिर में 45% होती है। रुधिर सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन अभी हम पहले प्लाज्मा के बारे में डिटेल में देखते हैं, उसके बाद ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा की मात्रा ब्लड में 55% होती है और इस 55% का 90% भाग जल होता है और 10% भाग में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है और इसमें 90% भाग जल एवं 10% भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं।
अब 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं इसके बारे में देखते हैं, जिसमें प्रोटीन 7% होता है। हाँ फ्रेंड्स, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। उस 10% में सबसे ज्यादा मात्रा 7% प्रोटीन की होती है, बाकी के 3% में अन्य कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब उस 7% प्रोटीन में क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं? हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होता है, अमीनो अम्ल होते हैं, प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी भी पाई जाती है और प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा के 55% भाग में 90% जल का होता है और 10% भाग में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में 7% मात्रा प्रोटीन की होती है, जिसमें हार्मोन्स, विटामिन, अमीनो अम्ल, प्रतिरक्षी प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो प्लाज्मा में 90% मात्रा जल की होती है और 7% मात्रा प्रोटीन की होती है। बाकी के 3% में अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अब हम इसके कार्य की बात करते हैं कि प्लाज्मा का हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है। तो यह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा होता है वो हमारे शरीर में डाइजेशन के दौरान जो भी पोषक तत्व निकलते हैं उनको और हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है और यह शरीर के ताप को बनाए रखता है, यानी ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है तथा घाव भरने में हमारी मदद करता है। जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाता है तो प्लाज्मा उस जगह पे घाव भरने में भी हमारी मदद करता है। ये प्लाज्मा के कार्य के बारे में हो गया कि यह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करता है, या शरीर के तापमान को बनाए रखता है तथा घाव भरने में हमारे शरीर की मदद करता है। अब इसके अतिरिक्त हम इसके कुछ और बारे में देख लेते हैं। यहाँ आप नोट में देख सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन उपस्थित होता है। अभी आपको बताया गया है कि प्लाज्मा में 10% जो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें प्रोटीन 7% होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो रुधिर का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। जब कहीं हमको घाव हो जाता है और लगातार ब्लड का स्राव होने लगता है तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन वहां पर पहुंचकर उस स्थान पर रुधिर का थक्का अर्थात ब्लड क्लॉटिंग होने में हमारी मदद करता है। इसके अतिरिक्त हमारे प्लाज्मा में हिपैरिन नामक भी एक प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसे हम प्रतिस्कंदन प्रोटीन भी कहते हैं। हिपैरिन नामक प्रोटीन प्रतिस्कंदन की भूमिका निभाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी रुधिर वाहिनियों में ब्लड का प्रवाह लगातार होता रहता है, तो ब्लड हमारी रुधिर वाहिनियों में अर्थात नसों में कहीं जमे ना, उसके लिए हिपैरिन नामक प्रोटीन कार्य करता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन रुधिर को हमारी रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। अब प्लाज्मा के बारे में हम एक बार फिर से पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि ये छोटे नोट्स की तरह लिखा गया है जिसे आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं और इसमें आपको कई टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। फिर से हम प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है और इसमें 90% जल एवं 10% में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में प्रोटीन की मात्रा 7% होती है तथा 3% भाग में अन्य कार्बनिक यौगिक होते हैं। और इस 7% प्रोटीन में हार्मोन्स, विटामिन, अमीनो अम्ल, प्रतिरक्षी आदि उपस्थित होते हैं। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी होता है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करता है। अगर हम प्लाज्मा के कार्य की बात करें तो यह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करता है, यानी जो भी पोषक तत्व होते हैं और जो भी हार्मोन्स होते हैं उनको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और यह शरीर के ताप को बनाए रखता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को भी बनाए रखता है तथा घाव भरने में भी हमारे शरीर की मदद करता है। और कुछ अलग टॉपिक के बारे में देखते हैं। इसमें फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होता है जो रुधिर का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। और इसके अतिरिक्त हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो प्रतिस्कंदन की भूमिका निभाता है, यानी हमारी रुधिर वाहिनियों में, नसों में रुधिर को जमने से रोकता है। फ्रेंड्स, एक बात ये भी बता दें कि प्लाज्मा को शरीर का निर्जीव भाग कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लाज्मा को ब्लड का निर्जीव भाग कहते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मा की कमी हो जाए तो वह प्लाज्मा की जगह पे नारियल पानी भी चढ़वा सकता है, क्योंकि प्लाज्मा में पाए जाने वाले सारे पदार्थ नारियल पानी में भी उपस्थित होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लाज्मा के बारे में डिटेल में हमने देख लिया। अब हम ब्लड सेल्स के बारे में देखते हैं, अर्थात रुधिर कणिकाओं के बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि ब्लड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में देखते हैं, जिसमें पहला है आरबीसी, जिसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रुधिर कणिका। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे हम लसीकाणु भी बोलते हैं।
इसका निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है, अर्थात बोन मैरो में होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बोन मैरो हमारे हड्डियों के बीच के खोखले स्थान को हम बोन मैरो बोलते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात उसी बोन मैरो में होता है। इसके मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है, अर्थात स्प्लीन में होती है, जिसे हम तिल्ली भी बोलते हैं, और यह हमारे अमाशय के बगल में होती है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। अगर हम इसके जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। यानी फ्रेंड्स, यह हमारे शरीर में 120 दिन तक सर्कुलेट करता है और 120 दिन के बाद ये प्लीहा में जाकर समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, प्लीहा को हम ब्लड का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। और इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में देखते हैं तो आरबीसी की कमी से हमारे शरीर में अरक्तता, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, और दूसरा पीलिया, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं। यानी आरबीसी की कमी से हमारे शरीर में वैसे तो कई रोग हो सकते हैं, लेकिन जिसमें एनीमिया और पीलिया ये दोनों बहुत ही प्रमुख हैं। अब हम आरबीसी के वर्क की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं कि आरबीसी हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संवहन करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आरबीसी होता है, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये ऑक्सीजन के अणुओं को और पोषक तत्वों को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करने का, पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसे हिमेटोसाइट से मापते हैं। यानी आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में कम है या ज्यादा है, इसे मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसे हम हिमेटोसाइट कहते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ अन्य टॉपिक के बारे में देखते हैं। या केंद्रक विहीन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आरबीसी होता है, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक अनुपस्थित होता है। यह शरीर में सोते समय 5% कम तथा 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30% बढ़ जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर में आरबीसी की 5% कमी हो जाती है, और जब हम 4 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं, यानी 4000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पे जाते हैं, तो हमारे शरीर में 30% आरबीसी की कमी हो जाती है। इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जितनी भी रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों रुधिर कणिकाओं में आरबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये आरबीसी के बारे में है। अब हम दूसरा डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं, यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में देखते हैं, जिसे हम श्वेताणु भी बोलते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अर्थात बोन मैरो में होता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि हड्डियों के बीच का जो खोखला स्थान होता है उसे हम बोन मैरो बोलते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का भी निर्माण हमारे शरीर के बोन मैरो में ही होता है, और इसकी मृत्यु रुधिर में होती है। आप यहाँ देख रहे थे आरबीसी की मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में हो रही थी, लेकिन डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रुधिर में ही होती है, और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, जो डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारे शरीर में 2 से 4 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद ब्लड में ही समाप्त हो जाता है और फिर से ये जनरेट होता रहता है। अगर हम इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो ये इसकी कमी से ब्लड कैंसर और एचआईवी होते हैं, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होता है, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये कैंसर सेल को रिमूव कर देती हैं और एचआईवी के अटैक से तो हमें बचाती है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोगों की हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी की कमी से हमारे शरीर में ब्लड कैंसर और एचआईवी नामक प्रमुख रोग होते हैं, जो कि हमारे शरीर को पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। अब हम डब्ल्यूबीसी के कार्य की बात करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है कि यह शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है कि जब हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है तो उसे फैलने से बचाने का कार्य करता है, अर्थात उसके संक्रमण से बचाता है हमें, और ये हमारे इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत बनाता है। इसका 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है, जो रोगाणुओं को नष्ट करती है अर्थात भक्षण करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो डब्ल्यूबीसी की कणिकाएं होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं होती हैं, इसका 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है, और जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं, अब वो चाहे वायरस हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो, जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का भक्षण करने का कार्य करती हैं। इसे शरीर का रक्षक अर्थात बॉडी गार्ड भी कहते हैं। और यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे शरीर में घट जाती है, तो उस सिचुएशन को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। यानी डब्ल्यूबीसी की मात्रा घटने से बॉडी में ल्यूकोपीनिया हो जाता है, और यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त आप नीचे एक और चीज देख रहे हैं जो लिखा है 600:1। जी हाँ फ्रेंड्स,
अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा यानी लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या 600 है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या केवल 1 होती है, क्योंकि जो रुधिर कणिकाएं होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसमें आरबीसी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए अगर 600 लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं तो उसके स्थान पर केवल एक ही डब्ल्यूबीसी अर्थात एक ही श्वेत रुधिर कणिका पाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में और रुधिर के क्या कार्य होते हैं इसके बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि आखिरी है। प्लेटलेट्स को हम बिम्बाणु भी बोलते हैं और पट्टिकाणु भी बोलते हैं। इसका जन्म अर्थात निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है, जैसा कि आप आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में भी देखे हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा में होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है अर्थात स्प्लीन में होती है, जिसे हम ब्लड का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है ये 3 से 5 दिन का होता है, यानी ये 3 से 5 दिन तक हमारी बॉडी में रहता है और फिर प्लीहा में समाप्त हो जाता है और फिर से बॉडी में जनरेट होता रहता है। अगर हम प्लेटलेट्स की मात्रा की बात करें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि अगर आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में 600 होती है तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा केवल 1 होती है। उसी प्रकार जो प्लेटलेट्स की मात्रा है ये 4 से 5 लाख होती है और इसकी कमी से जो रोग है वो डेंगू और चिकनगुनिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स की कमी से हमारे शरीर में डेंगू हो जाता है, जो कि एक बहुत ही भयंकर ज्वर है, और इसके अतिरिक्त चिकनगुनिया नामक रोग से भी हमारा शरीर ग्रसित हो जाता है। अगर हम प्लेटलेट्स के कार्य की बात करें तो यह रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है तथा इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। जब ये हमारे शरीर में कहीं घाव हो जाता है तो प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर ब्लड क्लॉटिंग करता है, यानी रुधिर का थक्का जमाता है। ये वहां पर एक जालवत संरचना बनाता है, जिससे जो हमारा रुधिर का स्राव होता है वो कम हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। इसके अतिरिक्त हम अब रुधिर के कार्य के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में बताया कि ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स यानी रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया और ब्लड सेल्स जो कि 3 प्रकार के थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। वैसे अगर देखा जाए तो रुधिर के कार्य के बारे में जानने की जरूरत आपको खास तौर पे अलग से नहीं है, क्योंकि अगर आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कार्य के बारे में जान चुके हैं तो आप रुधिर के कार्य को आसानी से अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि आरबीसी का कार्य भी बताया गया है, डब्ल्यूबीसी का कार्य भी बताया गया है और प्लेटलेट्स का कार्य भी बताया गया है। लेकिन फिर भी इसके अतिरिक्त हम रुधिर के कार्य के बारे में देख लेते हैं। यह रक्त के ताप का नियंत्रण करता है तथा शरीर को रोगों से बचाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ब्लड होता है ये हमारे शरीर में जो ब्लड का टेम्परेचर होता है उसको ये नियंत्रण करने का कार्य करता है और शरीर को संक्रमण से और रोगों से भी बचाने का कार्य करता है। दूसरा है, यह घाव भरता है तथा शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखता है। जैसा कि अभी आप यहाँ भी देखे हैं कि जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में घाव भरने में भी हमारी मदद करता है और ये शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखता है। तीसरा टॉपिक है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा हार्मोन्स एवं पचे हुए भोजन का संवहन करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ब्लड होता है यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और पोषक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करता है, संवहन करता है। और जो चौथा टॉपिक है ये विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करता है। जैसा कि आपको शुरू में बताया गया था कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी तरल संयोजी ऊतक है, तो ये अपना संयोजन बनाए रखता है, अर्थात ये विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्लड के बारे में जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त कुछ और भी टॉपिक मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मानव शरीर में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं और 4 प्रकार के रुधिर वर्ग में रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ होता है। तो मनुष्यों में तो 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, जिसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्लियों में 13 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, कुत्तों में 11 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, जबकि गाय और भैंस में 840 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।